नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न अखबार जैसे कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार और पत्रिका, इनकी मुख्य खबरों पर बात करते हैं और एक ही जगह पर आपको सारी ज़रूरी खबरों से अवगत कराते हैं। शुरुआत करते हैं हम आज की खबरों से। विंध्य की खबरों से शुरुआत करेंगे हम। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खरीफ की खेती का समय है, उसके लिए खाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके लिए किसानों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। खाद को लेकर समस्या आ रही है। हमने इस पर स्टोरी भी की थी, जहां जो सहकारी समितियां हैं वहां पर खाद की कमी देखी जा रही है, जिस वजह से जो किसान हैं उनको प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं उनसे खाद खरीदनी पड़ रही है। यहाँ उनको दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहली समस्या तो ये है कि ये खुलकर जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं ये खुलकर वसूली कर रही हैं, दुगने दामों में खाद की बिक्री हो रही है। वहीं दूसरी समस्या ये बताई जा रही है कि जो ये डीएपी और यूरिया इनको मिल रही है, ये नकली खाद किसानों को बेची जा रही है। वही प्रशासन एक तरफ जो कृषि विभाग है वो कह रहा है कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलग ही ज़मीनी हकीकत अलग सामने आ रही है। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग हैं, जो किसान हैं, एक लंबी जो ज़्यादा खेती कर रहे हैं, उनको इस तरह की समस्या देखने के लिए मिल रही है कि महज 2 बोरी खाद ही दी जा रही है एक व्यक्ति को। तो उसको लेकर समस्या आ रही है। उसको लेकर हमारे पास एक खबर और भी है कि जो छात्र हैं, जो स्कूली लड़कियां हैं, वो अब लाइन में लग रही हैं खाद की। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर लोग लग रहे हैं। एक यहाँ पर दैनिक भास्कर की खबर है, जहाँ पर स्कूल कॉलेज जाने की जगह खाद की लाइन में लगी हैं बेटियां। बताया जा रहा है एक महिला गुस्से में बोल रही है कि 8 दिन से वो 20 किलोमीटर दूर से खाद लेने के लिए आ रही हैं, और क्योंकि महज 2 बोरी खाद दी जाती है, इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी को भी लगा के रखा हुआ है, ताकि एटलीस्ट 4 बोरी खाद तो उन्हें मिल ही सके। और ये उन लोगों के लिए और समस्या का सबब है जो जिनका पूरी तरीके से जीवन यापन किसानी के ज़रिए होता है। यहाँ पर अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कृषि विभाग के डिप्यूटी कलेक्टर हैं बीपी सूत्रकार, उनका कहना है कि इस सीज़न में जिले में खाद की मांग 35,000 मीट्रिक टन है। अब तक 22,000 मीट्रिक टन खाद ही मिल सकी है। 13,000 मीट्रिक टन की ज़रूरत और है। रविवार को हरपालपुर स्टेशन रैक पॉइंट पर 2600 मीट्रिक टन खाद की रैक आने वाली है, जिसमें 2,000 मीट्रिक टन मिलने की संभावना है। जिले में अभी हर जगह खाद की कमी देखी जा रही है। वहीं हम अगर बात करें हमारी अगली खबर की, तो शिक्षा जगत से लेकर ये खबर है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खबर है। साथ ही में जो शिक्षकों की अनुपस्थिति रहती है उसको लेकर ये खबर है, जहां पर रीवा जिले में डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी ने जब यहाँ पर जब उन्होंने जाकर यहाँ पर एक तरह से जायजा लिया स्कूल का, अचानक वो पहुंचे तो यहाँ प्राचार्य अनुपस्थित मिले। 27 में से 20 कर्मचारी समय पर विद्यालय ही नहीं पहुंचे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरहा विकासखंड मऊगंज का ये मामला है, जहाँ पर छोटे लाल रावत जो प्राचार्य थे गोविंदगढ़ विद्यालय में, वहाँ सूचना में वो अनुपस्थित पाए गए। वहीं 27 में से 20 कर्मचारी 10:30 बजे के बाद वहाँ पर वो आ रहे हैं। और जो इस मड़वा स्कूल जो है, यहाँ पर हाई स्कूल मड़वा रीवा, यहाँ बस कार्य सही देखने के लिए मिला, बाकी हर जगह एक स्थिति सही नहीं थी। वहीं पर अगर हम स्कूल की एक और खबर देखें स्वच्छता को लेकर, तो स्कूलों में बताया जा रहा है, रीवा जिले से ही खबर है कि स्वच्छता एक मजाक बनकर रह गया है। शौचालय नहीं है। जिस तरह से देखा जाता है कि मूलभूत आवश्यकता है, खासकर जो फीमेल्स हैं, चाहे वो शिक्षिकाएं हों या फिर जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 16 साल पहले अभियान चलाया गया था, लेकिन महज कागज़ों पर जो निर्माण है वो बनकर दिखा दिया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी भी व्यवस्था नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि जिले में करीब 3,776 प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में से अलग अलग जो एजेंसीज हैं उन्होंने शौचालय बनवाने का जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। अब 16 साल पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत शौचालय बनाए जा रहे थे, जिनकी संख्या अब करीब 1772 तक पहुंच चुकी है।
कुछ शौचालयों का निर्माण पंचायत और अन्य जो एजेंसी है उनके द्वारा भी कराया गया था। इस तरह से 20% माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं में शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। यहाँ पर जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन अभी तक जहाँ पर बना भी है वहाँ जर्जर हालत में है और कई जगह पर शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। तो इस तरह की हम स्थिति देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारी अगली खबर की, तो अवैध खनन को लेकर ये खबर है, जहां बताया जा रहा है, जिस तरह से हमने देखा था अभी शहडोल में एक पटवारी की हत्या हो गई थी इसी मामले को लेकर, अब सीधी से है जहां बताया जा रहा है कि रेत का अवैध खनन रोकने में जो विभाग हैं और जो जिला है उन जिलों में समन्वय का अभाव है, जिस वजह से स्थिति खराब है। रेत माफिया कितना पावरफुल हो चुका है इसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि टाइगर रिजर्व के जो उप संचालक हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से बताया कि शहडोल जिले के सथनी, बुड़वा, जनकपुर, बैरहाई, गोपालपुर घाटों का रेत माफिया निडर होकर प्रशासन के सामने रेत का अवैध खनन कर रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए अप्रैल 2022 में एक अस्थायी कैंप बैरहाई में लगाया गया था। इस कैंप में तैनात अमले की वजह से रेत के अवैध खनन परिवहन पर पूर्ण रूप से विराम लगा दिया गया था, लेकिन रेत माफिया ने वन अमले को डराना धमकाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रेत माफिया इतना ज़्यादा निडर कैसे है, उसे कानून का डर कैसे नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टास्क फोर्स बैठक में जिनको शामिल करने की बात आ रही है, तो संजय टाइगर रिजर्व के उप संचालक ने सतना और शहडोल कलेक्टर से कहा है कि जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में टाइगर रिजर्व के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए, जिससे जो यहाँ होने वाली कठिनाई और रेत माफिया के प्रभावी नियंत्रण पर विचार और सुझाव दे सके, जिससे रेत माफिया पर प्रभावी रोक लग सके। बढ़ते हैं हम हमारी राज्य स्तरीय खबरों की ओर। तो सबसे पहले हम टाइगर्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीते साल में जो ये 2023 का साल रहा है उसमें बड़ी संख्या में टाइगर्स की मौत यहाँ पर स्टेट ने रिकॉर्ड करी है। उनमें से बहुत सारी मौतों का कारण अभी तक पुख्ता पता नहीं चल पाया है। साथ ही में सरकार ट्रेस करने में भी असफल रही है। यहाँ पर दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेशन है जहाँ बताया जा रहा है टाइगर स्टेट एमपी में बाघों का शिकार हो रहा है, लेकिन केंद्र के अनुसार 2 साल से शिकार और करंट से कोई मौत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि मौत कैसे हुई। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक साल में 38 बाघ खोए हैं राज्य ने और 37 केस में मौत का कारण नहीं पता है। यहाँ पर अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो देश भर में कुल 163 बाघों की मौत हुई है और राज्य में 38 है। यानी देश भर में जितनी टाइगर्स की मौतें हुई हैं उनमें से 1/4 हिस्सा मध्य प्रदेश का है। अब इसमें बताया जा रहा है जो 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, अब एक और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ पर एक से नोटिफिकेशन में नोटिफाई कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई हैं 12, उसके बाद कान्हा में 8, पन्ना टाइगर रिजर्व में 4, सतपुड़ा में 2, संजय में 1 और पेंच टाइगर रिजर्व में भी 1 टाइगर की मौत का मामला सामने आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ। मध्य प्रदेश में सत्ता नहीं बदली, लेकिन सत्ता से ज़्यादा, चुनाव से ज़्यादा जो खबर इस वक्त राजनीतिक गलियारे में जो खबर सबसे ज़्यादा इस समय नज़रों में है, लोगों की नज़रों में, वो है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक तय नहीं हुआ है। इसको लेकर अशोक गहलोत ने भी अब टिप्पणी की है कि अभी तक चुनाव को इतना एक समय हो चुका है, मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया गया। अगर उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी बात, अगर हमारी पार्टी ऐसा कुछ करती तो अब तक हम पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते। वहीं इसको लेकर बताया जा रहा है कि पत्रिका में ये है कि भाजपा हमेशा तय करती है पर्यवेक्षक की जो प्रक्रिया है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया गया है कि 2003 में जब प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी, जब उमा भारती को सीएम का फेस रखा गया था, तब इनका नाम पार्टी हाईकमान ने ही तय किया था। फिर और ये केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में उनके नाम पर विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति बनाई गई थी। 2004 में जब बाबूलाल गौर बने मुख्यमंत्री, तब इसी तरह की बात हुई थी। फिर 2005 में शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने,
इस प्रक्रिया के तहत विधायक दल के नेता वो मुख्यमंत्री चुने गए। फिर 2008 में जब दोबारा भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था तब भी इसी तरह का मामला देखा गया था। इसलिए बताया जा रहा है कि इस बार भी उसी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को देखा जा रहा है। बात करते हैं हम हमारी राष्ट्रीय खबरों की। तो राष्ट्रीय खबरों की ओर हम सबसे पहले रुख करेंगे। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी एग्जाम है, राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है, आला अधिकारियों की के चयन के लिए ये परीक्षा करवाई जाती है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड देखा गया है, हालांकि ये हमेशा ही रहता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, स्पेशली जो आईआईटीएंस हैं, वो यूपीएससी में उनका एक आंकड़ा देखा जाता है। जो रैंक होल्डर्स हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इवन अगर हम टॉप 100 में भी देखें तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग मिल जाते हैं। इसको लेकर भास्कर का एक एनालिसिस है जिसमें बताया गया है कि सिविल सर्विसेज का ट्रेंड ये बताता है कि 2017 बैच में 66% सिविल सेवक इंजीनियर थे, वहीं 2021 में ये संख्या 60% रही। ग्रेजुएट इंजीनियर यानी जो बीटेक और बी डिग्री धारी हैं उनकी सफलता का प्रतिशत और भी ज़्यादा है। 2017 बैच में 77.6% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिग्री धारी थे, जबकि 2021 के बैच में 72% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। वहीं अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे ज़्यादा आगे है। 2018 से ही देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी देता है। स्ट्रीम वार अगर हम बात करें तो 2021 की हम बात कर लेते हैं। 452 इंजीनियर्स रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ के 188, साइंस के 64 और मेडिकल साइंस के 44। तो कुल मिलाकर, और 2017 की अगर 2017 से 2021 का पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है। 17 में 699 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, वहीं ह्यूमैनिटीज़ के 230, साइंस के 68, मेडिकल साइंस के 59। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि जो एक प्री कंसीव नोशन होता है कि अगर आप एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड होना चाहिए। मुझे लगता है इसका एक कारण अगर देखा जाए तो एक तरह से एनालिटिकल एग्जाम होता है यूपीएससी, जिसकी वजह से जो इंजीनियर्स हैं वो इस परीक्षा में आगे रहते हैं। बात करते हैं हम अगली खबर की। तो यहाँ पर रेसिज्म यानी कि जो रंग भेद है उसको लेकर एक खबर है। दैनिक भास्कर में ये खबर है जहाँ बताया जा रहा है कि जो ब्रिटेन है, यहाँ 40% जो भारतीय डॉक्टर्स हैं इन्होंने नस्लवाद का शिकार है। और ये जो इस तरह का उनके साथ भेदभाव है, ये ना सिर्फ उनके जो साथ के सहकर्मी हैं उनके द्वारा किया जाता है, बल्कि जो मरीज आते हैं उनके द्वारा भी एक तरीके का नस्ल भेद किया जाता है। उनके अंदर एक डाउट रहता है कि ये क्योंकि भारतीय होने के कारण ये उनका सही इलाज कर पाएंगे या नहीं। बताया जा रहा है कि 70% मामले ऐसे हैं जिनमें शिकायत नहीं है, और अगर शिकायत कर देते हैं तो नौकरी पर संकट आ जाती है, जिसको लेकर वो जो पीड़ित हैं वो शिकायत नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि अधिकांश डॉक्टर नस्लवाद के शिकार हुए हैं, पर कार्रवाई ना होने की उम्मीद के चलते वो रिपोर्ट करने से बचते हैं। कई मामलों में ऐसा भी हुआ है, नस्लवाद के शिकार परेशान, अपमानित, हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर सबसे ज़रूरी हम जान लेते हैं कि भारतीय उच्चायोग का क्या कहना है। इन्होंने कहा कि मामले को एनएचएस के सामने उठाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम भारतीय डॉक्टरों के खिलाफ नस्लवाद की शिकायतों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। ये हाल ही में हमारे सामने आया है और हम इसे एनएचएस के सर्वोच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने की तैयारी कर रहे हैं। नस्लवाद के खिलाफ नियम भी बनवाएंगे। आपको बता दें कि एक बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रिटेन में तैनात हैं, भारतीय डॉक्टर्स हैं। प्रशिक्षित 2000 भारतीय डॉक्टर्स पर ये प्रशिक्षण किया गया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। वहीं अगर हम बात करें अगली खबर की, तो जिस तरह से हमने एक स्टोरी भी की थी रेवड़ी कल्चर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया था राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मात्र लाडली बहना योजना से ही 9,500 करोड़ के लगभग का कर्ज प्रदेश पर आ गया है। कुल हर व्यक्ति पर 47,000 रुपए का कर्ज है 2000 आज की स्थिति में, 2023 की स्थिति में। और अगर देखें तो 3.31 लाख करोड़ का कर्ज है
स्टेट पे। वहीं हर स्टेट का दिया हुआ है कि सत्ता के लिए रेवड़ी कल्चर का बढ़ता जो राज है, 5 राज्य में चुनाव हुए और विपक्ष सत्ता दोनों की चुनावी घोषणाओं का हिसाब किताब दिया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान में फिलहाल एक परिवार को 2.53 लाख का लाभ मिल रहा है। मौजूदा योजनाएं जो हैं उनका पूरा एनालिसिस दिया हुआ है कि किस तरह से दादी, पुत्र वधू, पौत्र वधू और पौत्री को स्मार्टफोन देने से 27,200 हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्थान में कुल 146% राज्य के राजस्व की तुलना में खर्च आ रहा है। मध्य प्रदेश में 125% राज्य के राजस्व की तुलना में खर्च है। वहीं छत्तीसगढ़ में 108% राज्य के राजस्व की तुलना में खर्च है। यहाँ पर वादे भी दिए हुए हैं कि बीजेपी ने क्या वादे किए हैं। हर राज्य में छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का हाल दिया हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तेलंगाना में एक परिवार को यहाँ हर साल औसतन 11.71 लाख रुपए की मदद के रूप में मिल रहे हैं, जो कि 4 राज्यों में सबसे अधिक है। यहाँ भी कांग्रेस ने कई कल्याणकारी योजनाओं का दावा किया है। तो ये रेवड़ी कल्चर का इतिहास पुराना रहा है जिस तरह से, लेकिन अब ये भयावह रूप लेता जा रहा है। उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि ज़रूर कोई बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है राज्य केंद्र सरकारों को, क्योंकि एक तरह से स्थिति ऐसी बन जाती है कि राज्य अगर इस पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो दिवालिया होने की कगार पर भी वो पहुंच सकते हैं। वहीं बात करते हैं हम पॉक्सो एक्ट को लेकर। ये एक्ट यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के संरक्षण को लेकर ये कानून है, जहां पर इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी ताकि जो लंबित मामले हैं उनका जल्दी से निपटारा किया जा सके, क्योंकि कोर्ट्स में मामले काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं इनमें भी ये स्थिति है कि यहाँ पर 2,43,237 मामले लंबित थे 31 जनवरी तक। अब इन मामलों के जो निपटारे में है कम से कम 9 साल का समय लगेगा। साथ ही में एक मुकदमे के निपटारे पर 9 लाख रुपए का खर्च लगेगा। सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने की बात यह है कि कई राज्य हैं जहां मुकदमों के निपटारे में 25 से 30 साल का वक्त लगेगा। यानी व्यक्ति न्याय मिले ना मिले बात एक सी हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 30 साल का वक्त लग सकता है और दिल्ली में 27, बिहार में 26, पश्चिम बंगाल में 25, उत्तर प्रदेश में 22, मेघालय में 21 वर्ष। यानी न्याय व्यवस्था इतनी सुस्त। अगर हम टास्क फोर्स भी बना देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में लंबे लंबे समय तक मामले पेंडिंग रहते हैं। जो अगर हम इतिहास को भी हमारे देखें, हमने कई ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं जहां पर जजेस कम हैं, जिस वजह से इतने लंबे तक फाइलें पड़ी रहती हैं। पिटीशन पे पिटीशन से हमारी न्याय व्यवस्था में इतनी सारी पिटीशन हैं कि अगर गुनहगार पकड़ा भी जाए तो वो पिटीशन पे पिटीशन लगाता जाता है और राष्ट्रपति तक पहुंचते पहुंचते सालों का समय लग जाता है। ये तो वो मामले हैं जहां पर अपराधी को सज़ा मिल चुकी है। अब यहाँ ये ऐसे मामले हैं जहां अपराधी को अभी सज़ा सुनाई ही नहीं गई है। तो इसको लेकर क्या होता है, किस तरह की व्यवस्था की जाती है, देखने वाली बात होगी। बात करते हैं हम हमारी स्पोर्ट्स की खबर की। तो बीसीसीआई को लेकर एक खबर है जहां वर्ल्ड कप की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उसमें 22,000 करोड़ रुपए आए हैं। बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन, ये बीसीसीआई है, उसकी नेटवर्थ 18,700 करोड़ है, जो ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड से 3 गुना ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर बीसीसीआई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आईपीएल और वर्ल्ड कप के कारण नवंबर 2023 में बीसीसीआई की कमाई तेजी से बढ़ी है। इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड 492 करोड़ के साथ सूची में तीसरे नंबर पर है। पहले पे भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर इंग्लैंड। वनडे वर्ल्ड कप से भारतीय इकोनॉमी में करीब 22,000 करोड़ रुपए आए हैं, जो बीसीसीआई की नेटवर्थ से लगभग 1.25 गुना ज़्यादा है। हालांकि आईसीसी के वार्षिक रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम के तहत ऐसे इवेंट्स में बीसीसीआई को भी फायदा होता है। मार्च 2022 में बीसीसीआई की नेटवर्थ 4,360 करोड़ थी।
वहीं अब महिला आईपीएल में भी धन की वर्षा हो रही है। जो काशवी हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 की नीलामी में चंडीगढ़ की 20 वर्षीय काशवी गौतम 2 करोड़ के साथ सबसे महंगी अनकैप्ड प्लेयर बन गई हैं। इन्हें गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा है। कर्नाटक की 22 वर्षीय वृंदा दिनेश को यूपी वॉरियर्स ने 1.3 करोड़ रुपए में लिया। दोनों खिलाड़ियों का बेस प्राइस 10 लाख था। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिल्ली ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। कार्यक्रम के आखिरी रुख में है हमारे पास एक कार्टून है दैनिक भास्कर में। जिस तरह से सीएम फेस को लेकर गुत्थागुत्थी चल रही है अभी तक देखा नहीं जा रहा। हालांकि अब प्रहलाद पटेल का नाम सामने आ रहा है क्योंकि वो शिवराज सिंह की तरह वो भी एक पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो एक तरह से देखा जा रहा है कि शायद वो इस रेस में आगे हो सकते हैं। बहरहाल हम हमारे कार्टून की बात करते हैं तो यहाँ पर नेताजी हैं जो फोन करके कह रहे हैं किसी को कि आप जल्दी सीएम तय करो, आपकी वजह से हमारा आत्मचिंतन में भी मन नहीं लग रहा है। ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आपके किसी भी तरह के जन मुद्दे हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। ज़रूर फीडबैक दें, एक तरह से जो परस्पर जो एक कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, उससे ही हम हमारे चैनल को और बेहतरीन कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं windthefirst.com। उसमें हम सारी खबरों को रखते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज रहती हैं हमारी। किसी भी तरीके के आपके जन मुद्दे हैं उसे हम तक ज़रूर पहुँचाइए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।